Hello everyone. How are you guys doing today? Welcome back to my channel. I am Pawan Gupta and today we will be completing chapter number 2, utility analysis, right? हमारे 4 लेक्चर पहले ही हो चुके हैं. जिसको भी देखना है YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा एज एंड व्हेन हमारे लेक्चर्स कंप्लीट होते जाएंगे. 4 लेक्चर जो फ्रीली अवेलेबल है चैप्टर नंबर 2 के, जो लेक्चर नंबर 1 में था मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी एंड फीचर ऑफ यूटिलिटी. मैं बता दूं हमने पूरा डिटेल में जाना है, हमने पूरा डिटेल में समझा है ये सारी चीजें. लेक्चर नंबर 1 में तुम्हें दिख जाएगी. लेक्चर नंबर 2 में हमने जाना था टाइप्स ऑफ यूटिलिटी. देयर आर 6 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी. लेक्चर नंबर 3 में हमने जाना था रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. और लेक्चर नंबर 4 में हमने जाना था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अलोंग विद इट्स assumption एंड एक्सेप्शन, राइट. जो नोट से मैं पढ़ा रहा हूँ, जो टेक्स्ट बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होती है. हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होती है. इस लेक्चर के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, राइट. अभी जो 5वां लेक्चर है, 5वां लेक्चर जो इकोनॉमिक्स का है, ये 5 लेक्चर मिला के हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर नंबर 2. अब तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है. और मैं बता दूं जितना भी मैंने अब तक पढ़ाया है, इसमें से 6 से 8 नंबर का 6 to 8 मार्क्स तुम्हारे एग्जाम में 110% आएगा. और अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी आ जाएगा 8 मार्क्स का सीधा. और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आ गया तो बोनस है. अरे फीचर आ गया तो भी बोनस है, टाइप आ गया तो भी बोनस है, ठीक है. और एक बार इंपॉर्टेंट बता दूं, पूरा का पूरा टाइप्स ऑफ यूटिलिटी ऐसा क्वेश्चन आना डिफिकल्ट है, लेकिन उसमें से कोई भी एक पार्ट वो लोग जरूर पूछ सकते हैं, राइट. अब हमारे चैप्टर में क्या बचा है? 4 लेक्चर में सब कुछ कवर हो गया. 5th लेक्चर इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू ओनली 2 थिंग्स, criticism and usefulness, right. criticism to the law of demand and usefulness of the law of demand. law of demand का इंपॉर्टेंस क्या है वो पढ़ना है. तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो ताकि मेरे नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन सीधा आपको आ जाए, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. पहले मैं बता दूं क्रिटिसिज्म क्या होता है. अरे इसके भी पहले मैं ये बता दूं कि कोई बोल रहा है कि अगला चैप्टर कौन सा कराओगे, तो कंप्लीटली आई एम वेरी फ्लेक्सिबल, राइट. इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट. हालांकि मैंने लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने नीचे दे रखा है पूरा पैटर्न किस तरीके से चैप्टर में आगे कराने वाला हूं, बट इट माइट चेंज एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो बोलेंगे वो चैप्टर हम करा देंगे, ठीक है. हालांकि मेरा जो इसके बाद का प्लान है वो बता दूं, चैप्टर नंबर 3 है डिमांड एनालिसिस. इसके बाद का जो मेरा प्लान है वो चैप्टर नंबर 3 है, बट देन अगेन आई एम सेइंग इट इज वेरी फ्लेक्सिबल एंड आई कैन चेंज एज पर योर रिक्वेस्ट, राइट. तो और नोट्स वगैरह की बात है, कोई बोल रहा है सर टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चंस का क्या, तो उनको भी मैं बता दूं टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चंस तुम लोग खुद से कर सकते हो यार, लेकिन फिर भी तुमको सेटिस्फेक्शन मिलेगा अगर हम साथ में करेंगे तो आई प्रॉमिस कि हम लोग टेक्स्ट बुक के पीछे के ऑब्जेक्टिव से लेके बड़े क्वेश्चंस तक डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी नहीं 2 चैप्टर का एक साथ करेंगे. द सोल रीजन इज एक चैप्टर का करने के बाद तो दिमाग में फ्रेश है ना, वो तो तुम लोग कर लोगे, लेकिन इसके बाद एक और चैप्टर कराऊंगा और फिर दोनों चैप्टर के पीछे के क्वेश्चन हम साथ में करेंगे. एक अलग से क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, एक अलग से लेक्चर डालूंगा कि क्वेश्चन डिस्कशन है, उसमें हम लोग जो टेक्स्ट बुक के लेक्चर के आई मीन जो चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस के डिस्कशन करेंगे, राइट. एम आई वेरी क्लियर? नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम let's start with today's lecture. Today's lecture will actually be of 2 parts. One will be criticism to the law of demand and another will be the significance of the law of demand. Criticism and significance. पहले ये समझ लो, क्या ये कोई बोलेगा सर एग्जाम में आएगा क्या? अरे भाई एग्जाम में इसमें से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं आएगा, लेकिन मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आएगा, ठीक है. इसमें से कोई पार्ट आ भी सकता है, कोई पार्ट नहीं भी आ सकता है, लेकिन जो इसके पहले के 4 लेक्चर थे उनमें से तो पक्का आने वाला है पेपर में. जो पहले के 4 लेक्चर थे उनमें से तो आने वाला है 6 से 8 नंबर का. भाई जो फीचर पढ़ा है, जो मैंने ऑलरेडी चैनल में अपलोड कर दिया, उनमें से आने वाला है. इसमें से आई एम नॉट श्योर आएगा कि नहीं आएगा, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, लेकिन इतना इजी है कि इसको छोड़ना आई विल नेवर से कि इसको छोड़ दो. इतना इजी चीज है, छोड़ना क्यों है, इतना आसान है. तो क्या पढ़ने वाले 2 चीज, क्रिटिसिज्म और सिग्निफिकेंस. सर क्रिटिसिज्म क्या होता है? क्रिटिसाइज करना. किसी भी चीज को जब हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं उसको बोलते हैं क्रिटिसिज्म. तुम लोगों ने कभी सुना है क्रिटिसिज्म इज द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी? सुना है कभी? अगर सुना है तो अच्छी बात है, नहीं कोई मतलब नहीं है उस स्टेटमेंट का. यहाँ पे मैं तो खाली बोल रहा हूँ कि तुमने सुना है क्या. अगर नहीं सुना है तो मैं बता दूं, क्रिटिसिज्म का मतलब होता है कोई भी चीज को बोलना कि यार ये सही नहीं है. अगर मैंने बोल दिया, मैंने बोला कि यार मेरे हिसाब से ये चीज ऐसे होती है, तो लोग क्रिटिसाइज करेंगे, बोलेंगे नहीं ये इसने गलत बोला, ये पॉइंट इसने गलत बोला, ये चीज इसने गलत बोला. इसको बोलते हैं क्रिटिसाइज करना. मतलब कोई भी चीज को गलत बताना, कोई भी चीज को ये बताना कि यार इसमें ये मिस्टेक है, इसमें ये फॉल्ट पे है, इसमें ये चीज बराबर नहीं है या ये प्रॉब्लम है, उसको बोलते हैं क्रिटिसाइज करना, राइट. तो पहले हम लोग पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ द लॉ. एक जादू की बात बताओ, राज की बात.
तुम लोग को ऑलरेडी क्रिटिसिज्म पता है, तुम लोग को क्रिटिसिज्म ऑफ द लॉ ऑलरेडी पता है। कोई बोलेगा हमने तो पढ़ा ही नहीं। अरे भाई पता है ना तेरे को कि भाई नंबर यूटिलिटी को नंबर में मेजर कर दिया। अब मुझे एक बात बता, क्या यूटिलिटी को नंबर में मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। लेकिन ये भाई लॉ ने बोल दिया कि करना है, लॉ ने बोल दिया कि करना है, इसलिए करना पड़ रहा है। तो ये गलत बात है ना, लॉ ने बोल दिया करना है तो करना है। अरे कैसे करे? क्या यूटिलिटी को नंबर में मेजरमेंट पॉसिबल है? नहीं है तो हम कैसे करें नंबर में मेजर? तो नहीं कर सकते, राइट। तो पहला इंपॉर्टेंट बात कि हम लोग यूटिलिटी को नंबर में मेजर नहीं कर सकते, लेकिन लॉ ने बोला है नंबर में मेजर करने का। आ गया पहला क्रिटिसिज्म, आ गया पहली लॉ की मिस्टेक जो हमको मिल रही है। दूसरी मिस्टेक मैं बोलूं, दूसरी मिस्टेक जो एजम्पशन है ना, एजम्पशन कुछ भी एज्यूम किया, कुछ भी हमने एजम्पशन पढ़ा, तभी तो सीरियसली हमने पढ़ा। अरे भाई एजम्पशन वही है जो लॉ में पता है, लेकिन क्रिटिसाइज करने के लिए बोल रहा हूँ। तो गलत बोलना है अभी, तो ये बताना है कि लॉ में मेरे को क्या क्या गलत लगा, तो मैं वो सब बता रहा हूँ। पहला तो नंबर में मेजर हो गया। दूसरा मैं बोलूं एजम्पशन कुछ भी लगा मेरे को, कुछ भी मतलब क्या? कुछ भी का मतलब जैसे कि वो बोल रहा है फटाफट एक के बाद एक खाते रहो। पानी पूरी एक खाया, दूसरा तुरंत खाओ, तीसरा तुरंत खाओ, चौथा। अरे भाई क्यों तुरंत खाए? हमने अभी एक खाया, हमको अभी 10 मिनट के बाद दूसरा खाने का है, तो क्या? तो ये लॉ बोलता है मैं काम ही नहीं करूंगा, फिर मेरे पास मत आना। तो गलत बात है, अनरियलिस्टिक एजम्पशन है यार। ऐसा थोड़ी होता है कोई एक के बाद एक खाते रहो और सेम टेस्ट सेम साइज का खाते रहो। तुम लोग को याद होता है एजम्पशन में था होमोजिनिटी। जिसको नहीं आ रहा है पहला वाला लेक्चर जरूर देखे, उसके बाद ये लेक्चर पे आना। पहले ही बता दूं, जिसको भी थोड़ा भी डाउट हो रहा है कि हमने पढ़ा था क्या, पहले वाला लेक्चर देख लो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड इट्स एजम्पशन और एक्सेप्शन, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो योर लॉ एक उसमें एजम्पशन था होमोजिनिटी, एक एजम्पशन था कंटिन्यूटी। अरे भाई ये सब रियलिस्टिक थोड़ी है। होता है कि कोई पानीपुरी वाला खुद भी सेम टेस्ट का हर बार नहीं बना सकता, तो मैं खाऊंगा क्या? थोड़ा बहुत तो टेस्ट में वेरिएशन आएगा ही आएगा, राइट। तो ये अनरियलिस्टिक एजम्पशन हो गया, दूसरा क्रिटिसिज्म। तीसरा क्रिटिसिज्म मैं बताऊं तो मैं बोलूं सिंगल वांट की बात करते हैं ना, सिंगल वांट बोलता है कि यूटिलिटी खाली एक ही वांट तेरा सेटिस्फाई करना चाहिए। ये भी एजम्पशन में था सिंगल वांट। ये पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है सब। सिंगल वांट एजम्पशन में था, कुछ भी एजम्पशन है यार सिंगल वांट। ऐसी कोई चीज मैं खरीदूंगा नहीं जो मेरे एक से ज्यादा वांट पूरा हो सके। खरीदता हम लोग यही चीज तो देखते हैं, कोई एक चीज खरीदे जिससे 2 काम हो जाए, जिससे 3 काम हो जाए। हम ऐसी कोई चीज को तो ढूंढते हैं यार। तो ऐसी चीज को लॉ बोलता है मैं इस पे काम नहीं करूंगा, क्योंकि तू एक बार इस्तेमाल कर दिया, फिर तू कोई दूसरा इस्तेमाल करेगा तो तेरा यूटिलिटी कम होगा ही नहीं और ये लॉ फेल हो जाएगा। इसलिए लॉ का एजम्पशन था सिंगल वांट। और मैं बोल रहा हूँ, मैं तो उसी चीज को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ये गलत है। मैं तो हमेशा ऐसी चीजें खरीदता हूँ जो मेरी ज्यादा वांट सेटिस्फाई करे, और उस पर तो ये लॉ काम ही नहीं करेगा। अरे हमें वेरी क्लियर। ओके, तो ये क्रिटिसिज्म के पॉइंट थे। और क्रिटिसिज्म पे ध्यान दे, तो सोचो जरा, सोचो तुम लोग सोचो और क्या क्या क्रिटिसाइज हम लोग क्रिटिसाइज करने में। देखो स्टूडेंट्स सबसे अच्छे होते हैं क्रिटिसाइज कर। जितना हम लोग कॉलेजेस को क्रिटिसाइज करते हैं, टीचर्स को क्रिटिसाइज करते हैं, तो हम लोगों में क्रिटिसिज्म का बोलते ना अंदर ऑलरेडी कुछ तो है, एक बटन है जो ऑन करते ही क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो जाता है। तो लॉ को करो क्रिटिसाइज। और मैं बता रहा हूँ अगर दिमाग से करोगे तो सही होगा, दिमाग से करोगे तो सही होगा। लॉ को एक राज की बात बताऊं, अगर क्रिटिसाइज करना है ना, एजम्पशन पे अटैक करो, एजम्पशन पे अटैक करो। एजम्पशन क्या था? कार्डिनल मेजरमेंट था, नंबर में मेजर कर सकते हो, एजम्पशन था। यहाँ पे वही क्रिटिसिज्म है। एक था वो होमोजिनिटी कंटिन्यूटी, यहाँ पे वही क्रिटिसिज्म है, वो पॉसिबल ही नहीं है। एक था इनडिविजिबल गुड, तुम लोग को याद रहेगा तो, बल्क एक साथ अगर मैं सामान खरीदूं, टीवी का मैं एक के बाद एक खरीदूंगा, नहीं कर तो एप्लीकेबल ही नहीं होगा इंडिविजिबल गुड्स पे ये लॉ। लॉ का मतलब सब पे एप्लीकेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं बोल सकता इसको हटा दे, इसको हटा दे, ये नहीं, तो एप्लीकेबल काय का लॉ, काय का लॉ? तो लॉ का मतलब सब पे एप्लीकेबल होना चाहिए। अब ये इंडिविजिबल गुड्स मतलब टीवी फ्रिज पे ये लॉ काम नहीं करता। किसी को लग रहा है क्यों नहीं करता, तो उनको वापस से बता दो, प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है। चलो फिर से बता दो, क्योंकि अगर मैं टीवी खरीदा तो एक के बाद एक नहीं खरीद सकता मैं टीवी। तो ये लॉ कैसे काम करेगा? काम नहीं करेगा, राइट। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी पे ये लॉ काम नहीं करेगा, याद रखना। क्योंकि मनी के ऊपर एक कंसेप्ट आता ही नहीं है। पैसा तो मिलेगा तो मेरे को लगेगा और मिले, यूटिलिटी कम थोड़ी होगी कभी, राइट। तो लॉ एज्यूम करता है कि मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट है। क्या एज्यूम करता है? मार्जिनल यूटिलिटी मनी का कांस्टेंट है। कोई बोलेगा कांस्टेंट कैसे? बढ़ना चाहिए ना। अरे एक रुपया मिला तो मेरे को बढ़ना चाहिए, और एक चाहिए, बढ़ता नहीं है। क्योंकि पहला रुपया जब मिलता है तभी देखो इतना ज्यादा यूटिलिटी मिल चुका होता है ना, एक्सट्रीम होता है वो एक्सट्रीम, उसके ऊपर और यूटिलिटी नहीं बढ़ सकता। इसलिए मनी का यूटिलिटी कांस्टेंट होता है। आई होप आई एम क्लियर। ये क्वेश्चन का आंसर बहुत लोगों को नहीं पता कि यार मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इंक्रीजिंग होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे पैसा मिलेगा मेरा यूटिलिटी बढ़ता चला जाएगा। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ बढ़ेगा तो तब जब बढ़ने के लिए कोई स्कोप हो। तेरे को पहले रुपया मिल गया तभी तेरे को एक्सट्रीम लेवल का यूटिलिटी मिल गया है, और वो एक्सट्रीम लेवल का यूटिलिटी कांस्टेंट रहेगा। आई होप आई एम क्लियर। वो जो एक्सट्रीम लेवल का यूटिलिटी 1 रुपए से मिल गया, वो यूटिलिटी कांस्टेंट रहेगा। ये लॉ बोलता है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो ये भी एक उसका क्रिटिसिज्म है कि भाई मनी के ऊपर क्या हो गया, मनी के ऊपर तुम्हारे लॉ को क्या हो गया, मनी के ऊपर लॉ क्यों नहीं काम कर रहा,
राइट। और एक लास्ट चीज है, मैंने क्या क्या बोला अभी तक तुम लोग को याद रहेगा, तो मैंने बोला अनरियलिस्टिक एजम्पशन, मैंने बोला कार्डिनली मेजर नहीं कर सकते, मैंने बोला इंडिविजिबल गुड, मैंने बोला मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट रहता है, और एक मैंने बोला सिंगल वांट। यही 5 क्रिटिसिज्म है। और तुम लोग को अगर पता चल गया, जिसकी बत्ती चली नहीं जली तो मेंटोस खाए, और मेंटोस नहीं मिल रहा तो ध्यान से सुने। मैं बोल रहा हूँ ये जो 5 चीज बोली ना, ये पांचों के पांचों चीज एजम्पशन है लॉ के। अनरियलिस्टिक एजम्पशन, कार्डिनल मेजरमेंट, इंडिविजिबल गुड्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी और सिंगल वांट, ये सब एजम्पशन है, और ये एजम्पशन ही क्रिटिसिज्म है। ऑफर बोलते ना, एक पे एक फ्री। एजम्पशन पढ़ो क्रिटिसिज्म भी याद हो जाएगा, एजम्पशन पढ़ो क्रिटिसिज्म भी याद हो जाएगा, वो वाला कंसेप्ट है, समझा। लेकिन तुम लोगों ने अगर ध्यान से सुना तो मैंने ये एजम्पशन किस तरीके से पढ़ाया, गुस्से में पढ़ाया, गुस्से में एकदम, मतलब समझ रहे, गुस्से में पढ़ाया मैंने क्रिटिसिज्म, क्योंकि मेरे को लॉ को क्रिटिसाइज करना था, मेरे को ये दिखाना था कि मैं लॉ को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, राइट। तो तुम्हारे पॉइंट्स भी क्रिटिसिज्म के फॉर्म में होने चाहिए। मेन पॉइंट सेम है, वापस से बता रहा हूँ, एजम्पशन और क्रिटिसिज्म का मेन पॉइंट सेम हो, अंदर के मटेरियल में जमीन आसमान का फर्क होगा। वहां पे हम लोग बोलेंगे दिस लॉ एज्यूम्स दिस लॉ एज्यूम्स दिस, मैंने मार्किंग कराई है, यहाँ पे भी मार्किंग कराऊंगा, लेकिन यहाँ पे जो हमारा बोलने का तरीका होगा ना, ऐसा कैसा ये लॉ ने ये एज्यूम कर दिया, ऐसा कैसा ये लॉ ये बोल रहा है, ये तरीका होगा हमारा अंदर का मटेरियल लिखने का। आई होप आई एम क्लियर। मेन पॉइंट सेम होगा, अंदर का मटेरियल वहां पे प्यार से बोलेंगे, यहाँ पे गुस्से से बोलेंगे, ऐसा क्यों कर दिया भाई तूने, ये कांस्टेंट कैसे एज्यूम कर लिया तूने, होमोजेनिटी कैसे एज्यूम कर लिया तूने, ये लैंग्वेज होगी क्रिटिसिज्म की, राइट। तो 5 पॉइंट्स इन, तो टेक्स्ट बुक अभी देखने की जरूरत नहीं है इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ। 5 पॉइंट्स इन क्रिटिसिज्म, इट बिगेन विद अनरियलिस्टिक एजम्पशन ही अनरियलिस्टिक है, उसका पहला क्रिटिसाइज कर रहा हूं मैं। दूसरा मैं बोल रहा हूँ कार्डिनल मेजरमेंट लगा रखा है, तो याद रखना अनरियलिस्टिक एजम्पशन के अंदर कार्डिनल मेजरमेंट मत लिख देना, क्योंकि अलग से लिखना है। तो अनरियलिस्टिक एजम्पशन लिखोगे तो लिखना होमोजेनिटी, कंटिन्यूटी, ये सब अनरियलिस्टिक है यार, सेम टेस्ट सेम साइज ऐसा थोड़ी होता है, राइट। लेकिन कार्डिनल मेजरमेंट मत लिख देना, इंडिविजिबल गुड्स मत लिख देना, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मत लिख देना, और सिंगल वांट मत लिख देना, क्योंकि अलग से 4 पॉइंट है इसके। तो इसके अलावा और जो भी एजम्पशन है वो पहले पॉइंट में कवर हो गए, और ये जो 4 अलग एजम्पशन है इसको 4 अलग अलग पॉइंट दे दिए। टोटल 5 एजम्पशन, टोटल 5 क्रिटिसिज्म टू द लॉ ऑफ डीएमयू। पहला अनरियलिस्टिक एजम्पशन, दूसरा कार्डिनल मेजरमेंट, तीसरा इंडिविजिबल गुड्स, चौथा कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, और जो पांचवा वो है सिंगल वांट। आई होप आई एम क्लियर। ये 5 क्रिटिसिज्म थे, एक बार याद करो मैंने क्या क्या बोला। क्रिटिसिज्म का मतलब पता चल रहा है, बोलो अपने माइंड में, बोलो क्रिटिसिज्म का मतलब पता चल रहा है। सेकंड मैं बोल रहा हूँ, जो 5 पॉइंट मैंने पढ़ा है वो 5 पॉइंट क्या है, एजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। ये पांचों के पांचों पॉइंट एजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड है, जो यहाँ पे आ गया और जिसको हमको क्रिटिसाइज करना है, क्योंकि उसने ऐसे कैसे एज्यूम कर लिया भाई, ये हो गया ऐसे कैसे कर लिया, तो उसी को हम लोग को यहाँ पे क्रिटिसाइज करना है। सेम पॉइंट है, राइट। इसके बाद अगर मैं लास्ट पॉइंट की बात करूं चैप्टर के, वो है सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ, इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉ। आई होप क्रिटिसिज्म क्लियर है, टेक्स्ट बुक से देख लेंगे भाई, गलत नहीं पढ़ाया, टेक्स्ट बुक से देख लेंगे। अभी क्रिटिसिज्म की बात करें तो सिग्निफिकेंस की बात करें तो सिग्निफिकेंस में 4 पॉइंट है। सिग्निफिकेंस में कितने पॉइंट है, 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट क्या है, सिग्निफिकेंस का पता है, सिग्निफिकेंस कैसे काम करता है ये पता है तुम्हें, सिग्निफिकेंस होता क्या है। सिग्निफिकेंस में ये बताना है कंज्यूमर को क्या सिग्निफिकेंस है, गवर्नमेंट को क्या सिग्निफिकेंस है, ये सब सिग्निफिकेंस में आएगा। तो पहला आएगा यूजफुलनेस टू द कंज्यूमर। भाई कंज्यूमर देखेगा, अभी अगर मेरे को यूटिलिटी आती है, मैंने यूटिलिटी पढ़ा है, तुम लोगों ने मुझसे पढ़ा है तो तुमको यूटिलिटी समझा होगा पूरा। नहीं एडवर्टाइजमेंट नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। तुम लोगों ने यूटिलिटी पढ़ा, राइट, तुम लोगों को यूटिलिटी आता है। अब यूटिलिटी आने के बाद तुम लोग प्रोडक्ट लोगे ना, तो एक बार जरूर सोच लेना यार मेरे कौन से वांट को ये सेटिस्फाई कर रहा है, मेरे को कितना यूटिलिटी दे रहा है, ये बहुत मजा आएगा, कम मजा आएगा, कितना मजा आएगा और कितना यूटिलिटी मिलेगा, ये जरूर सोच लेना प्रोडक्ट लेने के पहले, राइट। तो तुमको एज अ कंज्यूमर तुम लोग उस तरीके से सोचने लगे, अवेयरनेस आ गई कंज्यूमर में, राइट, टू ऑब्टेन मैक्सिमम यूटिलिटी लेना है मुझे, ये कंज्यूमर को पता चल गया यूटिलिटी पढ़ने के बाद, लॉ पढ़ने के बाद, राइट। तो पहला पॉइंट हो गया यूजफुलनेस टू द कंज्यूमर को अवेयरनेस आ गया, ये पहला पॉइंट था। दूसरा, और ये बात कंज्यूमर को पता चल गई कि भाई एक ऐसा प्रोडक्ट लेना जो मेरे बहुत जरूरतें पूरा करे, तो मेरी यूटिलिटी कमी नहीं होगी, पहले में भी मिलेगी, दूसरे यूज के लिए करूंगा उसमें भी यूटिलिटी मिलेगी। दूसरा मैं बोल दूं तो गवर्नमेंट को यूजफुल है कि नहीं, गवर्नमेंट को बहुत यूजफुल है, गवर्नमेंट जिससे अपना टैक्स पॉलिसीज बनाता है। ये ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है, कोई बोला सर टैक्स भी सिखाओ, टैक्स भी सिखाओ, भाई ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट खाली टैक्स पॉलिसीज बनाता है ये लॉ के बेसिस पे, राइट। कैसे बनाता है ये हम लोग आगे वाले चैप्टर में देखेंगे, आएगा कहीं तो आएगा, टेंशन मत लो, कहीं तो क्या आएगा, मतलब चैप्टर नंबर 4 में आएगा, मैं करा दूंगा। लेकिन जो टैक्स पॉलिसीज है अभी के लिए, ये आंसर के लिए यूजफुल टू द गवर्नमेंट, इट इज वेरी यूजफुल टू द गवर्नमेंट टू फ्रेम द टैक्स पॉलिसीज।
राइट। प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसीज, ट्रेड पॉलिसीज, प्राइसिंग पॉलिसीज, 3 वर्ड बोला मैंने, 3 वर्ड बोला, प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसीज, ट्रेड पॉलिसीज, प्राइसिंग पॉलिसीज, ये 3 वर्ड बोला। और ये 3 वर्ड तुम्हारे आंसर में आना चाहिए, यूजफुलनेस टू द गवर्नमेंट। कौन सा 3 वर्ड? प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसीज, ट्रेड पॉलिसीज और प्राइसिंग पॉलिसीज, ये 3 वर्ड बोला। ये 3 वर्ड यूजफुल है, गवर्नमेंट को यूजफुल है। तो ये लॉ पहला कंज्यूमर को यूजफुल है, अवेयरनेस आता है, राइट, क्या आप खरीदना है, किससे मेरा यूटिलिटी मैक्सिमम मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम मिलेगा। सेकंड, गवर्नमेंट को यूजफुल है टू फ्रेम द टैक्स पॉलिसी सच एज प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसीज, ट्रेड पॉलिसीज, प्राइसिंग पॉलिसीज, प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसीज, ट्रेड पॉलिसीज, प्राइसिंग पॉलिसीज, राइट। एंड ये लॉ का और एक इंपॉर्टेंस है, लॉ बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है। आगे जब हम लोग डिमांड का चैप्टर देखेंगे उसमें ये बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड तो फीचर में भी पढ़ा था हमने, फीचर ऑफ यूटिलिटी में भी तो पढ़ा था कि इट इज द बेसिस ऑफ डिमांड। एंड इसमें भी पढ़ा था हमने, लॉ ऑफ डीएमयू में भी पढ़ा था अंदर, इट इज द बेसिस ऑफ डिमांड। बिकॉज मैं डिमांड तभी करूंगा जब मुझे लगता हो कि मुझे यूटिलिटी ज्यादा मिलेगी, राइट। जब मुझे लगता हो कि ये मुझे सेटिस्फेक्शन देगा, ये प्रोडक्ट मुझे सेटिस्फाई करेगा, यूटिलिटी मिलेगी, ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी। ये मेरे को कैसे पता चला इतना यूटिलिटी के बारे में? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ने तो बताया कि कैसे यूटिलिटी मिलेगी मुझे। तो इसके यूटिलिटी मिलने के कारण, सेटिस्फेक्शन मिलने के कारण मेरे को लग रहा है कि मेरे को यूटिलिटी आगे जाके बहुत मिलने वाली है, इसके कारण ही तो मैंने प्रोडक्ट को डिमांड किया। तो ये तो बेसिस ऑफ डिमांड, तो ये भी तो इंपॉर्टेंस हो गया इस लॉ का, राइट। 3 इंपॉर्टेंस पड़ा, कंज्यूमर को, गवर्नमेंट को एंड बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। एक लास्ट पॉइंट बट वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज। बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू पता है? पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू क्या होता है? पैराडॉक्स का मतलब पता है? पैराडॉक्स सुना है कहीं? पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू का मतलब पता है? मतलब वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन एक्सचेंज देखते हैं। वैल्यू इन यूज, और कोई बोले क्या बोल रहे हो सर, वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन एक्सचेंज, बराबर है, तुम्हारा बात बराबर है। देखो सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, कोई चीज जो अवेलेबल कम में होती है लेकिन यूटिलिटी ज्यादा देती है, मतलब जो उसका प्राइस होता है वो बहुत चीप होता है, लेकिन जो मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलता है और जितना मेरे लिए यूजफुल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। कोई चीज महंगी होती है, यूजफुल हो सकता है मेरे लिए कम हो। सर एग्जांपल दो ना। अबे एयर वाटर, इसको कंपेयर करो डायमंड के साथ। क्या डायमंड मेरे जान से ज्यादा प्यारा है क्या? नहीं, हवा और पानी तो ज्यादा प्यारा है ना। हवा और पानी तो बहुत इंपॉर्टेंट है टू। अरे हवा और पानी और डायमंड में अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो मुझे बताओ, ये एग्जांपल मैं मन से नहीं ले रहा हूँ, कोई बोले कि सर ऐसा कैसे है। अरे भाई तुम्हारे टेक्स्ट बुक का एग्जांपल उठाया मैंने तो, क्योंकि मेरे को लगता है बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू के अंदर यही एग्जांपल देना जो टेक्स्ट बुक में लिखा है, राइट। तो मैं बोल रहा हूँ डायमंड को ले लो, हवा और पानी को ले लो, ज्यादा जरूरी क्या है? हवा और पानी। सस्ता क्या है? हवा और पानी। डायमंड महंगा है, स्टिल मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हवा और पानी सस्ता है, स्टिल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो कोई चीज सस्ती होने के बाद भी तुमको ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे सकती है, वो इस लॉ ने बताया। इसी को बोलते हैं बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, राइट। तो पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू समझ जाना, लॉ ऑफ डीएमयू है, इसने हेल्प किया अंडरस्टैंड करने में पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू क्या होता है। इसने हेल्प किया ये बताने में कि कोई ज्यादा वैल्यू की होके भी हमें कम सेटिस्फेक्शन देती है, कम वैल्यू की होके भी हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन देती है। ये किसने बताया? ये बताया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसलिए ये उसका 4th इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। आई होप आई एम वेरी क्लियर। मार्किंग कराने के पहले एक और बार बोल दूं, क्रिटिसिज्म और जो क्रिटिसिज्म पढ़ा और जो इंपॉर्टेंस पढ़ा। मेरे को एक बात बताओ, क्रिटिसिज्म में हमने क्या क्या पढ़ा? 4 पॉइंट है, आई मीन सॉरी 5 पॉइंट है। पहला अनरियलिस्टिक एजम्पशन, सिंगल वांट, कार्डिनल मेजरमेंट, इनडिविजिबल गुड्स, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। और जो इंपॉर्टेंस है, 4 इंपॉर्टेंस है, कंज्यूमर को क्या इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट को क्या इंपॉर्टेंस है, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू और बेसिस फॉर द लॉ ऑफ डिमांड। ये 4 पॉइंट है, राइट। तो इस तरीके से क्रिटिसिज्म ऑफ द लॉ और सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ खत्म होता है। इसका जो कोई बच्चा बोल सकता है सर शॉर्टकट भी दो ना पहला बार याद करने का, पहला वो देंगे टेंशन में सब देंगे, लेकिन अभी समझ लो। और मेरे को लगता है वो शॉर्टकट से ज्यादा समझे। एक बार शॉर्टकट ही भूल गए तो क्या करोगे तुम लोग? शॉर्टकट ही भूल गए तो क्या करोगे? मैंने कुछ तुम लोग को बना के दे दिया, वो इसका शादी हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा करके एक स्टोरी बना के तुम लोग को याद करा दिया मैंने पॉइंट्स, और स्टोरी भूल गए तो पॉसिबल है ना? देखो प्रेशर होता है एग्जाम में, और मेरे को लगता है समझी हुई चीजें नहीं भूलेंगे, स्टोरी एक बार के लिए भूल सकते हैं। बट देन एट द सेम टाइम आई ऑलवेज फील देयर आर ऑलवेज 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। एक होता है जो अभी जो समझा रहा हूँ समझ रहा है, इसके हिसाब से मेरे साथ चल रहा है, याद कर रहा है, और बाद में ऐसे का ऐसा वो एग्जाम में लिखेगा, अच्छे नंबर आएंगे। एक होता है सर शॉर्टकट बताओ फटाफट, ये सब जाने दो, तो उनके लिए शॉर्टकट भी दे देंगे। बट आई फील व्हाट आई एम टीचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल गाइस टू अंडरस्टैंड, राइट, टू अंडरस्टैंड। एंड इसके बाद जो मैं लास्ट पॉइंट अब बोलना चाहता हूँ वो ये है कि इसके बाद एक और टॉपिक बचा है हम लोग का, चैप्टर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है।
थोड़ा सा पार्ट बाकी है, वो थोड़ा सा पार्ट है ना, थोड़ा सा पार्ट मैं बाद में कराऊंगा, अब ये चैप्टर के साथ मेरे को वो नहीं कराना, मेरे को वो डिमांड के बाद कराना है। तो एक बार डिमांड ऑन दो, फिर हम लोग जब क्वेश्चन आंसर करेंगे ना, उसके पहले रिविजिट करेंगे एक बार, क्विक रिवीजन दोनों चैप्टर का, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो वो क्विक रिवीजन में मैं करा दूंगा। ठीक है, आई होप आई एम वेरी क्लियर। तो हमने दोनों चीज समझ ली, क्रिटिसिज्म ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। अभी सिर्फ मार्किंग बचा है और इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 2 हो गया। 5 लेक्चर लगे टोटल चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करने में, राइट। अब मार्किंग बचा है, अभी पहले हम लोग मार्किंग ही करेंगे, मार्किंग के बाद वाइंड अप करेंगे चैप्टर। फ्रेंड्स, क्रिटिसिज्म का मार्किंग करना बाकी था, जो एक्सप्लेन किया वही लिखा है। क्या एक्सप्लेन किया था मैंने क्रिटिसिज्म का? क्या एक्सप्लेन किया था क्रिटिसिज्म का? मैंने बोला था कि वो जो एजम्पशन है ना, जो आलतू फालतू एजम्पशन हमें लगे, जो आलतू फालतू एजम्पशन हमें लगे, उसी को हम क्रिटिसाइज करेंगे। तो पहला एजम्पशन वो अनरियलिस्टिक एजम्पशन है, उसमें होमोजेनिटी, कंटिन्यूटी सब आ गया, तो अनरियलिस्टिक ऐसा पॉसिबल ही नहीं है यार, तो इसीलिए मैं क्रिटिसाइज करूंगा सबसे पहले अनरियलिस्टिक एजम्पशन को, राइट। तो देखो, unrealistic assumption में the law of DMU is based upon various assumptions, but it is reality is difficult to fulfill all these assumptions. assumption है ना, फटाफट खाओ, एक के बाद एक खाओ, टेस्ट सेम, सब सेम, कलर सेम, साइज सेम, शेप सेम, ऐसा प्रैक्टिकली होना बहुत डिफिकल्ट है, वही लिखा है उन्होंने यहाँ पे, राइट। दूसरा है कार्डिनल मेजरमेंट। तो यार मतलब कार्डिनल मेजरमेंट तो मेरे को लगता है दीवारों को भी पता चल गया होगा कार्डिनल मेजरमेंट क्या है, सुन सुन के। तो कार्डिनल मेजरमेंट क्या होता है? नंबर में मेजर करना इज नॉट पॉसिबल, लेकिन ये लॉ ने नंबर में मेजर किया। सिंस ये लॉ ने नंबर में मेजर किया, तो हम लोग बोल रहे हैं कि भाई, हम लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ऐसे कैसे नंबर में मेजर कर लिया भाई। तो ये लॉ ने एजम्पशन है एक लॉ का कि कार्डिनली मेजर कर सकते हैं, तो सो दैट उसको हम लोग प्रेजेंट कर पाए। मैंने पहले ही बताया था कार्डिनली नंबर में क्यों मेजर करते, ताकि उसको पेपर पे प्रेजेंट कर पाए। तो कैसे बताएंगे कितना यूटिलिटी मिला? डायग्राम करके बताएंगे क्या? थोड़ा ज्यादा नहीं ना, तो इसलिए नंबर में प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन इन रियलिटी नंबर में पॉसिबल ही नहीं है भाई। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। ये हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ा था ये वर्ड तुम लोगों को याद है? याद है? सब्जेक्टिव कंसेप्ट है ना, फीचर ऑफ यूटिलिटी में जाके देखो ऊपर बुक में, फीचर ऑफ यूटिलिटी में सब्जेक्टिव कंसेप्ट में पहला लाइन ये था, यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। एंड सिंस यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, यहाँ पे पता है महसूस कर सकते हैं भाई, भावना है, भावना पहले बोला था मैंने, सिखाया ये, भावना है, महसूस कर सकते हैं, लेकिन बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते कि कितना मिला, राइट। इसीलिए ये उन्होंने बोला भाई भावना है तो बताना तो पड़ेगा ना, तो इसीलिए नंबर में मेजर किया। लेकिन क्रिटिसिज्म तो होगा, क्योंकि मेरे को तो गलत लग रहा है, नंबर में कैसे मेजर कर लूं मैं? सिंस इसीलिए उन्होंने बोला है नंबर में मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल। सिंस ये लॉ नंबर में मेजर कर रहा है, हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि गलत है। इनडिविजिबल गुड्स, यार जो गुड्स डिविजिबल नहीं है, छोटे छोटे क्वांटिटी में मैं कंज्यूम नहीं कर सकता, उस पर ये लॉ काम ही नहीं करेगा, राइट। तो वही ये लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू इंडिविजिबल एंड बल्कि गुड्स लाइक टीवी सेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, टीवी, फ्रिज सब कुछ आ गया, रेफ्रिजरेटर वगैरह, एसी वगैरह सब आ गया, राइट। बिकॉज ये नॉर्मली सिंगल यूनिट खरीदते हैं एट टाइम, एक टाइम पे एक ही यूनिट खरीदते हैं। तो मैं यूटिलिटी कैसे देखूं? मेरा दूसरा यूनिट तो मैं 10 साल के बाद खरीदूंगा, तब तो मुझे सेम यूटिलिटी मिलने वाला है। लॉ तो बोलता है फटाफट खरीद, तो इंडिविजिबल गुड्स फटाफट कैसा खरीद दो भाई? तो पॉसिबल नहीं है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मैंने बोला था लॉ एज्यूम करता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है? कांस्टेंट है, राइट। लेकिन हाउ क्रिटिक्स है ना, क्रिटिक्स वो बोलते हैं ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है ना, डिपेंड करता है परसेंट टू परसेंट पे, ऐसे क्रिटिक्स बोलते हैं। क्रिटिक्स कौन होते हैं? क्रिटिक्स का मतलब वो सूत्र सुना, सूत्र यहाँ पे क्रिटिक्स का मतलब होता है वेरियस अदर इकोनॉमिस्ट जो है, उन लोग बोलते हैं कि भाई ये अल्फ्रेड मार्शल साहब ने क्या बोल दिया, कांस्टेंट है। हमको नहीं लगता कांस्टेंट है, हमको लगता है डिपेंड करता है परसेंट टू परसेंट, राइट। तो बोल रहा है हाउएवर critics argue that mu differ from percent to percent, right। एंड इसके बाद सिंगल बॉन्ड है, ये भी एक बहुत ही भलता सा लॉ का एजम्पशन है कि एक ही बॉन्ड सेटिस्फाई करना चाहिए एक टाइम पे, एक से ज्यादा नहीं। यार ऐसे कैसे एक से ज्यादा नहीं? तो लॉ इज रिस्ट्रिक्टेड, ये सब एजम्पशन ही है। लॉ इज रिस्ट्रिक्टेड सेटिस्फैक्शन ऑफ अ सिंगल बॉन्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, हाउएवर इन रियलिटी मैन ट्राई टू सेटिस्फाई मेनी बॉन्ड्स एट अ टाइम, राइट। तो ये था तुम्हारा मार्किंग, और ये था एक बार और रिवीजन क्रिटिसिज्म का। इसके बाद सिग्निफिकेंस जो मैंने पढ़ा है, मैंने बोला 4 पॉइंट है। टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर को क्या सिग्निफिकेंस है भाई? वो कंजम्पशन पैटर्न उसको पता चलता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की उसको नॉलेज आती है, उसको प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस आता है कि मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए लॉ पढ़ने के बाद, ठीक है। तो दिस देखो यूजफुलनेस टू कंज्यूमर क्या बोल रहा है, दिस लॉ क्रिएट्स अवेयरनेस। अब भी बोला अवेयरनेस आता है कंज्यूमर में, क्या अवेयरनेस की भाई मेरे को मैक्सिमम यूटिलिटी मिलना चाहिए। मैक्सिमम यूटिलिटी किससे? मैक्सिमम यूटिलिटी मिलना चाहिए, लेकिन किससे मिलना चाहिए? फ्रॉम द लिमिटेड रिसोर्सेज, राइट, फ्रॉम द लिमिटेड इनपुट्स। तो देखो यहाँ पे वही लिखा रहेगा, लिमिटेड रिसोर्सेज फ्रॉम द लिमिटेड
resources, right? And it is necessary to diversify the consumption. कंजम्पशन अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों में करूंगा तो मेरे को यूटिलिटी उतना ही मिलेगा, यूटिलिटी मेरा कम नहीं होने वाला। यूजफुल टू द गवर्नमेंट, मैंने बोला था गवर्नमेंट को भी ये यूजफुल है, किस लिए? टैक्सेशन पॉलिसीज के लिए, प्राइसिंग पॉलिसीज के लिए, ट्रेड पॉलिसी के लिए, राइट? तो ये लॉ यूजफुल है गवर्नमेंट को इन फ्रेमिंग वेरियस पॉलिसीज सच एज, ये 3 वर्ड अगर पॉलिसी का पढ़ लिया ना तुम लोगों ने तो लाइफ सेट है। ये पॉइंट अगर लिख के अंडरलाइन कर दोगे ना, सुपरवाइजर को भी नहीं पता होगा, उसके आंसर शीट में भी ये नहीं होगा भाई 3 वर्ड। ये 3 पे ध्यान दो। प्रोग्रेसिव पॉलिसीज, प्रोग्रेसिव टैक्स मतलब टैक्स जैसे जैसे तुम्हारी इनकम ज्यादा होगी वैसे वैसे तुम्हें टैक्स भरना होता है। हालांकि ये बात तुमको दिमाग में नहीं रखनी, याद रखो खाली प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसीज, ट्रेड पॉलिसीज एंड प्राइसिंग पॉलिसीज। तीसरा पॉइंट है बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू का मैंने मतलब बताया था, वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन एक्सचेंज। हो सकता है कोई चीज मुझे बहुत ज्यादा यूजफुल हो सस्ती हो सकता है कोई चीज मुझे बहुत कम यूजफुल हो, बहुत महंगी हो। तो लॉ ऑफ डीएमयू हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। मतलब क्या? गुड्स that have more value in use, more value in use, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे मैं मार्क कर दूं पहले। हाँ, the goods that have more value in use and zero or less value in exchange। more value in use बहुत ज्यादा है लेकिन value in exchange या तो जीरो है या तो बहुत कम है। इस्तेमाल में को यूजफुल बहुत है लेकिन हो सकता है मेरे को सस्ते में मिले, फ्री में मिले, जैसे कि एयर, वाटर, सनशाइन एक्सेट्रा। और ऐसे गुड्स जो मुझे इतना यूजफुल नहीं है लेकिन उसकी वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत ज्यादा है। वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब मार्केट में खरीदने का दाम बहुत ज्यादा है लेकिन इतना यूजफुल नहीं है। उसका एग्जांपल है डायमंड, गोल्ड। डायमंड, अरे गोल्ड नहीं पहनोगे तो क्या हो जाएगा? अरे हाँ, या एज वेल एज गुड्स दैट हैव मोर वैल्यू इन एक्सचेंज एंड लेस वैल्यू इन यूज। ये लॉ ये बताया मेरे को। तो क्या पढ़ा हमने पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू में? इतना मार्किंग बोलोगे सर इतना करा दिया, कुछ नहीं है यार। डीएमयू हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। 2 चीजें, ऐसी चीज जो वैल्यू इन यूज बहुत ज्यादा है लेकिन वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत कम है। वैल्यू इन एक्सचेंज का मतलब होता है मार्केट में सस्ते में मिलती है लेकिन उसका वैल्यू इन यूज मेरे को यूजफुल बहुत ज्यादा है। वो कौन सा? एयर, वाटर। और ऐसी चीज जो वैल्यू इन यूज जिसका बहुत कम है, ज्यादा यूजफुल नहीं है, बहुत महंगी है, गोल्ड और डायमंड। बस वही लिखा है। और लास्ट पॉइंट है बेसिस फॉर द लॉ ऑफ डिमांड। बेसिस फॉर द लॉ ऑफ डिमांड में बोलते बोलते थक गया हो कि भाई यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ द डिमांड। मैं डिमांड तभी करूंगा जब मुझे यूटिलिटी मिल रही है, राइट? तो लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अभी ये लॉ ऑफ डिमांड क्या बोल रहा है ये हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, तब ये आगे का पॉइंट क्लियर हो जाएगा, राइट? तो एकदम आसान चीज है। क्रिटिसिज्म हो गया और सिग्निफिकेंस हो गया। क्या 5 क्रिटिसिज्म है? कौन से? अनरियलिस्टिक एजम्पशन, कार्डिनल मेजरमेंट, इनडिविजिबल गुड्स और सिंगल वांट। और क्रिटिसिज्म भी 4 है, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, और जो 2 क्रिटिसिज्म है ऊपर और नीचे है ना 4, टोटल 4 क्रिटिसिज्म है। और टोटल 5 क्रिटिसिज्म है और 4 सिग्निफिकेंस है। टोटल 5 क्रिटिसिज्म है और 4 सिग्निफिकेंस है। ये मैं बता रहा हूँ तुम्हें, एग्जाम में हो सकता है उतने ज्यादा नंबर का ना दिखे। एक 3 एक 4 नंबर का दिख सकता है, नहीं भी दिख सकता है, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि क्रिटिसिज्म से ज्यादा देखो, क्रिटिसिज्म एग्जाम में ज्यादा आया नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया है। व्हाट इज व्हाई वी आर स्टडिंग लॉ ऑफ डीएमयू, राइट? हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ डीएमयू, उसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो ये 4 पॉइंट है जो तुम्हें लिख के आने हैं, राइट? आई होप मार्किंग के साथ साथ मैंने रिवाइज भी करा दिया एक बार, पहले तो पूरा डिटेल में पढ़ा ही दिया था, अब मार्किंग के साथ साथ एक बार रिवाइज भी हो गया है। अब इसमें अगर तुमको कुछ भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में तुम लोग तुम्हारा डाउट डेफिनेटली पूछ सकते हो और मेरे को पर्सनली भी बोल सकते हो, राइट? क्या था? अनरियलिस्टिक एजम्पशन, कार्डिनल मेजरमेंट, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, सिंगल वांट एंड इंडिविजिबल गुड्स। ये सारे के सारे एजम्पशन ही है, लेकिन एजम्पशन में जब पॉइंट लिखोगे तो अंदर है ना अच्छी अच्छी बातें लिखना है। ये लॉ ने ये एज्यूम किया है कि ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। और जब क्रिटिसाइज करना है ना तो बोलना है यार लॉ इसको एप्लीकेबल नहीं होता है एंड इट इज प्रैक्टिकली वेरी डिफिकल्ट, राइट? इट इज प्रैक्टिकली वेरी डिफिकल्ट। तो ये देखना है तुम्हें 5 पॉइंट क्रिटिसिज्म के, 4 पॉइंट इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉ ऑफ डीएमयू के, राइट? और इसके बाद जो रिलेशनशिप है ना, ये मैं बोल रहा था जो बाकी ये वाला पॉइंट हमारा एक पॉइंट बाकी है, ये पॉइंट हम बाद में करेंगे। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया, राइट? जो क्वेश्चन आंसर है और जो ऑब्जेक्टिव है ये मैं अलग से क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करूंगा, तब हम लोग सारे क्वेश्चन आंसर डिसाइड करेंगे। एक बार फटाफट रिवाइज भी कर देंगे, मैं एक दिन पहले बता दूंगा ताकि तुम लोग पढ़ के आओ एंड देन हम साथ में उसको एक साथ बैठ के क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर पाए, राइट? सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। एक लास्ट का पार्ट बाकी है, वो मैं डिमांड के बाद कराऊंगा, राइट? हमारा 5 लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस खत्म हो चुका है। और इसके साथ साथ हमने क्या क्या पढ़ा वो एक बार आप माइंड में रिकॉल कर लो। बार बार मैं बोल रहा हूँ, मीनिंग पढ़ा, डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी, मीनिंग ऑफ यूटिलिटी एंड फ्यूचर ऑफ यूटिलिटी, इन लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखा तो पहले लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए, मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा। लेक्चर नंबर 2 था टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, डिटेल में पढ़ा। लेक्चर नंबर 3 था रिलेशनशिप बिटवीन
total utility and marginal utility. Lecture number 4 था law of diminishing marginal utility along with assumptions and exceptions. And lecture number 5 क्या था आज जो पढ़ा वो criticism and significance of law of diminishing marginal utility, right? तो हमारा एक चैप्टर खत्म हो गया एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अच्छा अगर आपको नहीं भी लगा हो तो भी शेयर कीजिए, हो सकता है आपके फ्रेंड्स को अच्छा लगे, राइट? तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड आपके क्वेरीज नीचे कमेंट कीजिए। और अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9619370501। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपके क्वेरीज मुझसे पूछ सकते हैं। एंड कल से मोस्टली we will be starting with demand analysis and उसके बाद we will be going to chapter number 1. Mostly I am saying अगर रिक्वेस्ट बच्चों के आते हैं तो अकॉर्डिंगली हम चैप्टर नंबर 1 को पहले भी करा सकते हैं, राइट? सो एंड आई होप कि आपके सारे डाउट्स, अगर आपने कहीं से पढ़े भी होंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको और क्लियरिटी मिली होगी चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस में। लगभग आई फील 40 एंड मतलब 2-2.5-3 घंटा तो मेरे को लगता है कि हो गया होगा। 2.5-3 घंटे का 2.5 घंटा तो लगा होगा एक चैप्टर समझने में, डिटेल में समझने में। एंड 2.5 घंटा ऑनलाइन 2.5 घंटा जैसे तुम लोग सुन रहे हो, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो इससे में 2.5 घंटा भी बहुत ज्यादा होता है। अगर आप लोग क्लासेस आके अटेंड करते हो तो यही 2.5 घंटा 5 घंटे में एक्सपांड जाता है, राइट? क्योंकि 2 वे कम्युनिकेशन होता है, यहाँ पे सिर्फ 1 वे कम्युनिकेशन हो रहा है। एंड ऐसे में 2.5 आवर्स 2 आवर्स 3 आवर्स इज मोर देन इनफ। यूटिलिटी एनालिसिस छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट विल गिव यू स्ट्रेट अवे 6 to 8 मार्क्स। एंड लॉ आ गया तो लॉ खुद 8 मार्क का आ जाएगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, राइट? और इसके पीछे के जो भी क्वेश्चन आंसर्स है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, वो खुद से ट्राई करो। आई एम 110% श्योर तुम लोग खुद से कर लोगे, 110%। अगर नहीं कर पाए तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, फिर से लेक्चर देखो और फिर ट्राई करो। खुद से ट्राई करोगे तो तुमको कॉन्फिडेंस आएगा। एंड देन डेफिनेटली इसके बाद जब मैं डिमांड चैप्टर खत्म करूंगा तो दोनों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चन आंसर हम लोग एक साथ करेंगे, राइट? ये वीडियो के नीचे, ये वीडियो में ही मतलब 2 वीडियो आपको दिखेंगे। एक होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एक होगा रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, राइट? वो दोनों वीडियो आपको दिखेंगे यहाँ पे। तो वो दोनों वीडियो में जो आपको देखना है वो आप दे सकते हो। ये दोनों के अलावा कोई भी आपको वीडियो देखना है तो मेरे चैनल के अंदर आपको दिख जाएंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि मेरे लेक्चर से आपको नोटिफाई मिलता रहे। मेरा लेक्चर जैसे ही अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, राइट? थैंक्स अ लॉट एंड आई होप यू एंजॉयड। बाय बाय, टेक केयर।